अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लर्नर्स एकेडमी में आपको एक दफ़ा फिर से मोहसिन खान की तरफ से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बहुत आपको तारुफ कराते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम कह सकते हैं कि होने वाली होती है, या एक चांस होता है होने का। कोई भी काम हम कहते हैं कि कोई भी काम होने जा रहा हो, उसका चांस कितना है होने का, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो से लेकर वन तक होती है, इसके दरमियान होती है। ज़ीरो से कम नहीं हो सकती और वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। ज़ीरो रिप्रेजेंट करती है एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी, कि वहाँ पर कोई भी मुमकिन नहीं है, कोई भी काम मुमकिन नहीं है। और वन रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है कि 100% चांस होता है कि वो काम हो जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट happening usually lies somewhere between these two extreme values, and expressed as either a proper or decimal fraction. अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होता है, ये किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान या तीन वैल्यूज़ के दरमियान होती है। ये डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इस तरह के डेट अ लेंथ ऑफ कॉपर वायर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस एट 100 सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पर उसके पास रेजिस्टेंस है ही नहीं, अगर 100 सेंटीग्रेड पे जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास ज़ीरो चांसेस होते हैं बचने के। जिस तरह के दैट ऑफ फियर सिक्स साइड डिक, आपने ताश देखी होगी, उसमें हमारे पास जो साइड होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि उनके 6 तरह के कार्ड्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एक कार्ड आने की, अगर हमारे पास सॉरी जो आपने ये लड्डू खेला होगा, उसमें जो हमारे पास लड्डू वाला बना होता है तो उसमें 6 साइड्स होती हैं। तो 6 साइडों में हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है एक की आने की। अगर हम उसको नीचे ज़मीन पे फेंको तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 करेंगे तो हमारे पास 0.1667 आ जाएगा। दैट द अगर हमारे पास अगर हम कॉइन को देखें, जो एक 2 रुपये वाली कॉइन होती है और हम टॉस करते हैं, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.5% होती है कि उसमें मुमकिन है कि ये आ जाए या मुमकिन है ये आ जाए, और वो आधी प्रोबेबिलिटी खिलाती है। इस तरतीब से अगर आगे जाएं कि दैट द लेंथ ऑफ कॉपर वायर हैज़ सम, ये तो मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि उसमें उसके पास के रेजिस्टेंस था ही नहीं, लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर पॉसिबल है अगर 100 पे सेंटीग्रेड चला भी जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि इफ़ पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एंड क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम इवेंट नॉट हैपनिंग, then the total probability is p plus qn is equal to unity, since it is an absolute and certainty that the event either will or will not occurs. अब अगर देखा जाए हमारे पास p एक प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट है जो कि होने जा रहा है, और q जो है वो नहीं होने जा रहा है। अब बात ये कि इसमें हमारे पास पी और क्यू को प्लस करेंगे और ये हम इक्वल यूनिटी के इक्वल रखेंगे। यूनिटी का मतलब हमारे पास वन होता है, तो इसमें हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी मिलेगी जो कि वन के बराबर होती है। अब जिस तरह हमने प्रॉब्लम नीचे लिखा है कि डिटरमिन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम a man and b women for a card containing 20 men and 30 women। अब आगे की तरफ चलते हैं प्रॉब्लम में। नंबर ए कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रैंडम अ मैन पी इज गिवन बाय द रेशो। अगर हम डायरेक्टली 52 आदमियों को सेलेक्ट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमने कहा कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ कॉर्ड्स नीचे अगर सबको इक्वल किया जाए, क्योंकि 33 औरतें थी और 20 मर्द थे, तो ये टोटल 53 हो गए, और उसको डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 0.3774। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम अ वुमेन क्यू इज गिवन बाय द रेशो। अगर हम देखा जाए, अगर हमें एक वुमेन को सेलेक्ट करना होगा तो तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब उसकी तरफ आते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी, देखिए वही 33 को ऊपर रखेंगे, 20 को नीचे रखेंगे, और 20 + 33 को इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास जो आएगा
वो 0.226 आएगा किसी भी एक औरत को चूज़ करने का। क्लिक द टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। और अगर हम टोटल उसकी बात करें तो हमारे पास वो एक ही होगी। अब जिस तरह 20 डिवाइडेड बाय 53 या 33 डिवाइडेड बाय 33 डिवाइडेड बाय 53 थर्स द टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए पी और क्यू हमने जिस तरह ऊपर कहा था कि ये 1 के बराबर होंगे। अब इसका जो आंसर आया और इनका जो आंसर आया, अगर हम इसको यहाँ पर एलसीएम ले लें 53 और इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 53 अपॉन ये एक में आ जाएगा। एक को मैं कट कर देता हूँ फिर वक्त के लिए, और यहाँ पर बीच में प्लस की साइन आ जाएगी। तो 20 प्लस 33 जो है वो 53 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। या हम 0.266 को ऐड कर दें जो हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली थी मेहन वाली उनके साथ, तो भी ये 1 के ही बराबर आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं कि 0.37 को ऐड करिए 0.6 के साथ, और जिस तरह देखिए 6 और 4 0 हो गया, 1 ऊपर चला गया। 7 और 2 कितने हो गए? 7 और 2 9 हो गए। 9 और 1 ऊपर गया था तो कितने हो गए? वो भी 0 हो गया। ये दोनों 0 हो गए। अब जो है एक ऊपर चला गया तो फिर यहाँ पर दोबारा से 7 था, तो ये दोबारा से 2 के साथ प्लस किया तो हमारे पास क्या आया? फिर 0 आया। फिर ये 1 ऊपर चला गया, यहाँ पर आया तो ये 1 इसके ऊपर है, तो ये कितने हो गए? 11 हो गए। 11 का जो है 1 यहाँ पर आया और 1 आगे चला गया तो 0.1 के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास ये आ गया, सॉरी 0.1 तो ये 10 हो गया। 6 और 4 कितने हो गया? 10 हो गया। तो 10 होने के बाद ये हमारे पास 0 ये बचा और 1 ऊपर चला गया, तो के पॉइंट के बाद हमारे पास ये 0 0 आ रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास आंसर आया 1। अगर आप इसको ऐड करें या इनको ऐड कर ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हम आगे इसको फर्दर मोर स्टडी करेंगे कि हैज़ नो ऑब्वियस एरर हैज़ बीन मेड। यहाँ पर हमने कोई भी एरर नहीं किया। अगर हम एरर कर दे तो 1 आंसर नहीं आता दोनों ऐड करने से। अब हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन, जिस तरह हमें एक्सपेक्टेशन की मतलब होता है उम्मीद, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही होती है कि द एक्सपेक्टेशन ई इज ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज डिफाइंड in general terms as the product of the probability p of an event happening and the number of attempt made, and p जो यहाँ पर हमारे पास है वो probability है, and हमारे पास जो event होने वाले हैं, और ये हमारी जो expectation है कितने आने वाले हैं। Thus since the probability of obtaining a 3 upwards when rolling a fair dice is 1/6, the expectation of getting a 3 upwards on the 4 थ्रोस ऑफ द डाइस। अब जिस तरह हमने ऊपर कंडीशंस दी है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसको 1/6 से इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2/3। द एक्सपेक्टेशन इज द एवरेज ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, जो कि एक इवेंट के आने के चांसेस है इतना वो आ सकता है। जिस तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास क्या है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑब्टेनिंग अ 4 अपवर्ड्स विद 3 throws of a fair dike. Expectation is average occurrence of an event and it is defined as the probability times the number of attempts. The probability p and of obtaining a 4 upward for 1 throw of the dice is 1/6. If 3 attempts are made n equal to 3 and the expectation e is pn. अब हमने कहा कि भाई हमारे पास एक लड्डू का डाइस है जिसपे हम खेलते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। अगर हम उसको 3 दफ़ा फेंकेंगे तो हमारे पास 3 दफ़ा मुख्तलिफ नंबर आएंगे, जो कि हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, क्योंकि जब हम 1 दफ़ा फेंकेंगे तो हमारे पास एक ही नंबर आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि एक नंबर 2 दफ़ा आ सकता है, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास आता है एक डिपेंडिंग इवेंट। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो अ डिपेंडेंट इवेंट इज वन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर एवर हैपनिंग। लेट 5 transistors be taken at random from a
batch of 100 transistor for test purpose and the probability of 3 there being of a defective transistor P1 be determined. At same later time, let another 5 transistors be taken at random from the 95 random transistor in the batch of probability of there being a defective transistor P2 be determined. The value of P2 is different from P1 since the batch size has effectively altered from 100 to 95. Probability P2 is dependent on probability P1 since the transistors are down and then another 5 transistors are down without replacing the first 5. The second random selection is said to be the without replacement. इस तरीके से हमारे पास होती है independent events. An independent event is one in which the probability of an event happening does not affect the probability of another event happening. If 5 transistors are taken at the random from a batch of transistors and the probability of a defective transistor P1 is determined and the process is repeated after the original 5 have been replaced in the batch to given P2, then P1 is equal to P2 since the 5 transistors are replaced between draw. The second selection is said to be the with replacement. अब इसमें इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि हमारे पास हम जो भी चीज़ उठाएं उसका सेम आंसर आए, और इंडिपेंडेंट ये होती डिपेंडेंट ये होती है कि हमने 5 ट्रांजिस्टर उठाए, उसको हमने चेक किया, उनकी कोई वैल्यू आई, फिर उसके बाद हमने दोबारा 5 उठाए तो उनमें कुछ और वैल्यू आई, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये इंडिपेंडेंट है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इवेंट्स का ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर, जो कि हमारे पास एक कानून है और इसको हम पढ़ते हैं कि the addition law of probability. The addition law of probability is recognized by the word or joining the probability. If PA is the probability of event A happening and PB is the probability of event B happening, the probability of event A और B इवेंट हैपनिंग इज गिवन बाय PA प्लस PB, जो कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि हम इन्हें ऐड करेंगे जो कि 1 के बराबर आएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर आगे और इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स A और B और C और N तक हैपनिंग इन गिवन बाय, हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी है जो N तक गिवन है, हम इसको P1 PA PB PC और Pn तक टिल करेंगे, हम सारी प्रोबेबिलिटी को एक साथ प्लस करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ड एंड द ज्वाइनिंग प्रोबेबिलिटी। इफ P is probability of event A is happening and PB is the probability of event B happening, the probability of event A and event B happening is given by PA multiply PB. Similarly, the probability of event A and B and C and N happening in given by, जिस तरह हमने एडिशन में ऐड किया था तो मल्टीप्लिकेशन में हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। हियर आर सम वर्क प्रॉब्लम टू डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोबेबिलिटी। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है वो करते हैं तो कुछ हमें समझ आ जाएगा डेफिनेशंस में। हमने कहा कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम। भाई कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी, हमने एक रैंडम सेलेक्शन की है। द विनिंग हॉर्स इज इन अ रेस इन विच 10 हॉर्स आर रनिंग एंड, एक रेस में 10 घोड़े दौड़ रहे हैं और द विनिंग हॉर्स इन अ रेस, वो एक रेस में है और इन विच 10 हॉर्स आर रनिंग एंड, उसमें 10 घोड़े और भी दौड़ रहे हैं। द विनिंग हॉर्स इन बोथ द फाइनल एंड द सेकेंड रेस इज इफ देयर 10 हॉर्स इन ईच रेस। द विनिंग रेस the winning horses in both the first and second race। अब जो विनिंग जिन्होंने विन किया है वो घोड़े जो थे वो दोनों रेस में है, फर्स्ट और सेकंड में। इफ देयर आर 10 हॉर्स इन ईच रेस, और अगर वहाँ पर 10 घोड़े हो हर एक रेस में। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। सिंस ओनली वन ऑफ द 10 हॉर्स कैन विन, भाई 10 में से सिर्फ एक ने जीता होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम द विनिंग हॉर्स, तो हम लाजमी बात है कि 1/10 लेंगे, जिसको डिवाइड करेंगे तो 0.10 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि हमारे पास विनर हॉर्स कितने 1 है और नंबर ऑफ हॉर्स कितने हैं 10 है। तो यहाँ पर हमने 1/10 लिया, इससे हमारे पास रैंडम एक वैल्यू आई और हमने कहा कि भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनी ए की।
फिर हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द विनिंग हॉर्स इज द फर्स्ट रेस में 1/10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द हॉर्स इन द सेकेंड रेस में भी 1/10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द हॉर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड रेस इज गिवन बाय द मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास 0.01 आ जाएगा और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चौथा प्रॉब्लम है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट फाइलिंग इन 1 year ड्यू टू द एक्सपेंसिव टेम्परेचर इज 1/20 दैट ड्यू टू द एक्सपेंसिव vibration is 1/25 and that due to the excessive humidity is 1/50 determine the probability that during the 1 year period of component of files due to the expensive temperature and the excessive vibrations। बी में हमें मालूम करना है बेटा कि फाइल्स ड्यू टू द एक्सपेंसिव वाइब्रेशन और excessive humidity और तीसरे में will not file because of both excessive temperature and excessive humidity। अब let PA be the probability of the failure due to the excessive temperature then 1/20 हम लिखेंगे और हमारे पास PA जो है वो 19/20 where P देश जो है वो probability is not filing जो कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। Let P be the probability of failure due to the excessive vibration then हम इसको 1/25 जो कि P B हमारे पास वहाँ पर P B the probability of failure due to the excessive humidity। यहाँ पर P C लिखा हुआ है बाई मिस्टेक, ये P B है, P C नीचे लिखा हुआ है P C 1/50 और जिस तरह हमने ऊपर कहा कि ये 49.50 वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमने सारे यहाँ पे आपको मेंशन कर दी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट फाइलिंग ड्यू टू द एक्सेसिव टेम्परेचर एंड एक्सेसिव वाइब्रेशन इज गिवन बाय पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें आंसर मिला 0.002। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट फाइलिंग ड्यू टू द एक्सेसिव वाइब्रेशन और एक्सेसिव ह्यूमिडिटी इज पी बी और पी सी को प्लस किया और फिर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.06 आया जो बी का आंसर है। और इसी तरतीब सामने सी का किया पी ए और पी सी जो कि हमने इसको हल किया तो हमारे पास आंसर आया 0.931। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का चंद हिस्सा हम कह सकते हैं कि 30% हिस्सा 40% हमारे पास कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे फिर आपको नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेकर आएंगे। कोशिश तो हमारी यही रहेगी लेकिन पहले हम चाह रहे हैं कि हम अपने हर एक टॉपिक पे शुरू की इंट्रोडक्टिव वीडियोस बना लें, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल में बात करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग।